हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायरल वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में और साथ में हम देखेंगे कि लाइव अटेन्युएटेड और किल्ड आपके जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसमें डिफरेंस क्या है और वायरल वैक्सीन का प्रोडक्शन यदि क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वायरल वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन जो होती है उनसे इनकी जो प्रिपरेशंस है वो थोड़ा सा टफ क्यों होती है और ज्यादा मतलब कॉस्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि वायरस की जब हम बात करते हैं, वायरल वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वायरस जो होता है आपका उसके लिए लिविंग सेल जरूरी होती है, लाइव सेल या एनिमल कल्चर जरूरी होता है, तभी हम उस वायरस को ग्रो कर सकते हैं। यही एक इसमें जो स्टेप होता है एक्स्ट्रा एडेड होता है, तभी जो वायरस वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरल वैक्सीन होती क्या है। तो वायरल वैक्सीन जैसे बाकी वैक्सीन की कॉमन डेफिनेशन होगी, दैट इज एंटीजेनिक प्रिपरेशन। तो ये भी एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन है। एक्चुअली जो आपकी बॉडी में आप बोलना चाहिए एंटीबॉडी इंड्यूस करते हैं उस वायरल प्रोटीन को हम एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देती हैं, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देती हैं और ये यूज की जाती है टू प्रिवेंट द वायरल डिसीजेस और ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस के लिए यूटिलाइज की जाती है। अब यदि हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल वैक्सीन, तो वायरल वैक्सीन कितने टाइप की हो सकती है, तो मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है इनका लाइव अटेन्युएटेड वायरल वैक्सीन और आपका किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन। एक्चुअली जो वायरल वैक्सीन है वो वायरल प्रोटीन या वायरस से बनी हुई वैक्सीन होती हैं और इनका काम ये होता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को इंड्यूस करना होता है, जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। अब लाइव अटेन्युएटेड वायरल वैक्सीन की बात करें और हम इनएक्टिवेटेड, तो ओवरऑल सभी वैक्सीन में लाइव और अटेन्युएटेड में आप ये डिफरेंस बता सकते हो तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि ये क्या होता है, लाइव अटेन्युएटेड का मतलब होता है वीकेंड वैक्सीन। मतलब वीकेंड मतलब लाइव रहेगा बैक्टीरिया लेकिन उसकी जो डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी है वो डिमिनिश कर दी, लेकिन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहेगी जिसके कारण एंटीबॉडी बनती है। मतलब कि जो वायरल होता है वायरस होता है उसको कमजोर कर दिया जाता है कि जिससे डिसीज ना हो। और इसमें किल्ड और इनएक्टिवेटेड में उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उनको डेड कर देते हैं, मतलब डेड वैक्सीन भी या तो किल्ड वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं। ये सिंगल डोज में ही बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि लाइव जो हमारी बॉडी में जाने के बाद में जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जिसको हम एक इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, उस ड्यूरेशन में वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है और एक बहुत जो हैवी इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस करता है। तो जनरली इनकी सिंगल डोज रिक्वायर्ड होती है और लेकिन कभी कभी कुछ डबल डोज भी रिक्वायर्ड होती है और स्पेशली ओरली की जब बात करें तो 2-3 डोज रिक्वायर्ड होती है। बट डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल डोज जो है सफिशियंट होती है, इसमें मल्टीपल डोज रिक्वायर्ड होती है। किल्ड आपका जो वायरल वैक्सीन है या बैक्टीरियल वैक्सीन की भी हम बात करें, ये जो इम्यूनिटी जो है बहुत बूस्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, हाई इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं आपके अटेन्युएटेड वैक्सीन जो होती हैं और ये एज कंपेयर टू द अटेन्युएटेड ये लेस जो है प्रोड्यूस करती हैं इम्यूनिटी। और एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली यदि जो पेशेंट है वो ससेप्टेबल है, मतलब उसमें इम्यूनिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है या उसको कोई डिसीज्ड कंडीशन है, तो उसमें ये है मतलब कि सीवियर हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। इसमें चांसेस ऑफ जो एलर्जिक रिएक्शन है वो कम होते हैं। फिर हम अटेन्युएटेड वैक्सीन की बात करें तो रोटा वायरस वैक्सीन हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, फिर आपका मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन हो गई और पोलियो वायरस की वैक्सीन हो गई आपकी ओरल, जो कि सेविन ने डेवलप की थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। और आपका जो इनएक्टिवेटेड थी वो आपका इंजेक्शन के थ्रू जो हम वैक्सीन पहले लेते थे वो साल्क के द्वारा डेवलप की गई थी। तो कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इनमें एग्जाम्पल की हम बात करें, रेबीज वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इस तरीके से। और ये साल्क की वैक्सीन, बेसिकली वैक्सीन की हम बात करें तो एडवर्ड जेनर जो है वो वैक्सीन को बेसिकली फादर ऑफ वैक्सीन के नाम से जाने जाते हैं। और जो टर्म है वैक्सीन कॉइन जिनने की थी वो लुइस पास्चर थे, जिन्होंने रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। और आपके जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने जो है काउ पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा वैक्सीन अदर टाइप की भी हो सकती है, जैसे कि डीएनए वैक्सीन,
बहुत इफेक्टिव होती है। ये दोनों तरीके की ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों तरीके की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिनके वीडियोस आपके ह्यूमोरल सेलुलर इम्यूनिटी के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप देख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वैक्सीन, वायरल वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या होती है कि हम उस एंटीजेनिक डीएनए को, जिसके कारण एंटीजन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो, और एक तरीके के प्लाज्मिड जो कि वेक्टर कहलाते हैं, उन डीएनए को हम कंबाइन कर देते हैं, जिससे एक हाइब्रिड डीएनए बनता है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, और फिर हम उसको एज अ वैक्सीन के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। फिर कॉकटेल वैक्सीन या तो कंबाइंड वैक्सीन या मिक्स्ड वैक्सीन बोलते हैं, मतलब जिसमें मोर देन 2 या मोर देन 1 आपका जो है एक से अधिक वायरसेस के जो है एंटीजेनिक मटेरियल को इंक्लूडेड कर दिया जाता है, जैसे कि MMR, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन जो है आपका, जो कि लाइव अटेन्युएटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन, वायरल वैक्सीन का नाम MMR करके, और भी कई सारे नाम दिए रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। फिर सब यूनिट वैक्सीन जैसे आपके वायरसेस होते हैं तो उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक कैप्सूल, उनकी टेल, और डिफरेंट मटेरियल जो उनके लाइक पॉलीसैकेराइड पार्ट होता है, और एक आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है, तो उनसे भी हम डिफरेंट वैक्सीन तैयार करते हैं, तो वो सब यूनिट पार्ट। अब वैक्सीन जो वायरल वैक्सीन उनके लिए लाइव सेल्स होती है या एनिमल सेल्स की जरूरत पड़ती है, तो देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या होगी। आपको यदि एक फ्लो डायग्राम में समझना हो तो बहुत इजी तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ वायरल वैक्सीन स्टेप वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे वायरस का, और उसको जो है लाइव सेल में ही ग्रो करना पड़ता है। तो वायरस को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम ग्रो कर लेते हैं, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन उसका डेवलप कर लेते हैं, तो वो मास्टर सीड लॉट कहलाता है। अब ये जो सेल्स होती हैं इनको हम कल्चर, सेल कल्चर के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, या तो हम इनको प्री प्रिपेयर्ड सेल्स होती हैं ऑलरेडी, जिनको कि सेल लाइन आप कई बार सुनेंगे हायर, और जैसे प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो सेल लाइंस होती हैं डिफरेंट, आपकी जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं वहां पर अलग अलग वायरस के डेवलपमेंट के लिए या कैंसर सेल्स की स्टडी के लिए सेल लाइंस अवेलेबल होती हैं। तो उन सेल लाइंस को भी हम जो है मंगा सकते हैं और उन पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिसको कि हम मास्टर सीड बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको मास्टर सीड लॉट तैयार करना है। अब ये मास्टर सीड लॉट जब प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो सेकंड होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं ऑफ सीड लॉट, मतलब इनको हम बहुत से जो है आपके एम्प्यूल्स में या डिफरेंट कंटेनर में हम उसको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में ले लेते हैं, और एक वर्किंग सीड लॉट इसी को बोलते हैं, और इसको हम जो है फ्रीज ड्राइड के लिए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रख देते हैं, जिससे बहुत लंबे समय तक रखे होने के कारण उनकी जो कंडीशंस होती है हम इसमें एबनॉर्मल कंडीशन, वैसे तो वायरस ऑलरेडी एबनॉर्मल कंडीशन में एक टाइम के बाद में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फ्रीज ड्राइड लगभग -60 -70, तो उनकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, हम बोले कि उसकी जो डिसीज कॉजिंग कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये वर्किंग सीड लॉट तैयार हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग टाइम होता है। फिर उसके बाद में हम इनको चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। स्टरलिटी टेस्ट भी जरूर, स्टरलिटी होना भी जरूरी है, जो सेल है और मीडिया है उसका स्टराइल होना जरूरी होता है। स्टराइल मतलब फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज क्या करेंगे कि जो वायरस है, जो वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंटेमिनेट हो सकती है और उसमें कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इज टू फ्री फ्रॉम आपका जो स्टरलाइजेशन जरूरी होता है इसमें। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के लिए हम वर्किंग सीड लॉट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें आपके 2 फेज होते हैं, एक तो एक्टिवेशन फेज और फिर प्रोडक्शन। तो एक्टिवेशन फेज में आपका जो वर्किंग सीड लॉट वाले वायरस होते हैं वो एक्चुअली फ्रीज ड्राइड होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्टिवेशन की जरूरत होती है। तो उनको एक स्मॉल अमाउंट के कल्चर में उनको जो एक्टिवेट करते हैं, जो कि एक इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि पर्टिकुलर किसी बॉडी में वायरस चला जाता है तो 14 डेज तक जो है वो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कि उस ड्यूरेशन में आपको जो है देखना है कि कोई सिम्टम्स तो नहीं जनरेट होता, तो वो उस समय तक एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, डिफरेंट टेक्निक से हम वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेल टिश्यू कल्चर ये एक इनविट्रो टेक्निक होती है। फिर आपका वर्ड एम्ब्रियो कल्चर होता है, जिसमें कि हम ऐसा एग लेते हैं जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप्ड हो चुका है और उसमें जो है इंजेक्ट कर देते हैं वायरस को और कल्चर तैयार कर देते हैं। एक लाइव एनिमल कल्चर होता है, इसको हम रेयरली यूज करते हैं बिकॉज
एनिमल एफिलिएशन और कई सारी चीजों की जरूरत होती है, और जब ये टेक्निक से नहीं पॉसिबल होता तब हम लाइव एनिमल को जो है यूटिलाइज करते हैं। इसमें आपका रैबिट और माउस वगैरह हम यूज कर सकते हैं, और सेल लाइंस भी हम ही कर सकते हैं। तो सेल टिश्यू कल्चर में हम इनविट्रो एक टेक्निक होती है, सबसे पहले जिन सेल में हमको वो डेवलप कराना है, हाँ, जिसमें हमने आपका स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था सेल लाइन कल्चर, उन्हीं सेल्स में हमको आगे की प्रोसेसिंग भी करनी है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। सेल टिश्यू कल्चर में हम कल्चर और जो भी ग्रोथ फैक्टर्स और जो अदर न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं, सीरम हो गया, सारी चीजें जो एक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। और इन विट्रो बेसिकली ये प्रोसेस जो है बायो रिएक्टर्स में होती है, इसको हम आउटर नहीं कर सकते हैं। तो कल्चर्ड सेल्स को हम ग्रो करते हैं इन सीड्स में, और सपोर्ट वायरस रेप्लिकेशंस, जो कि वायरल के रेप्लिकेशंस को सपोर्ट करती है। जो कि आपका बैक्टीरियल और टॉक्सॉइड में देखा होगा तो वहां पर आपका फर्मेंटर होता है और वहां पर लाइव सेल्स की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे लाइव सेल्स की जरूरत होती है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रेप्लिकेशंस मतलब वो अपना मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड एम्ब्रियो में जो है हम एम्ब्रियो का यूज कर लेते हैं, और उसमें निडल के थ्रू हम जो है इंजेक्ट कर देते हैं वायरस को, और एक पर्टिकुलर उसको टेम्परेचर में और कुछ डेज के लिए, स्पेशली उसको 7 to 8 डेज और 13 डेज के लिए हम इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करना। फिर आइडियल सिस्टम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं वायरस, और इनमें जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट। जब प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है तो कलेक्शन ऑफ हार्वेस्ट, जो हमारे कलेक्शन होता है हार्वेस्ट का, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो कलेक्शन ऑफ हार्वेस्ट या वायरल हार्वेस्ट कहलाता है। अब उसमें से आपके लाइव वायरस मतलब जो सेल्स में है हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, जिससे कि लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो आपके प्रोडक्ट होते हैं डेड और उसके जो फ्रेगमेंट, तो डेड सेल्स को हम अलग कर लेते हैं, जिससे कि किल्ड आपके वायरल वैक्सीन बनाई जा सकती है और फ्रेगमेंट से आपकी सब यूनिट वैक्सीन बनाई जा सकती है। ये तो फ्रैक्शनेशन जो होता है, इसमें जो फ्रैक्शनेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जो वायरल आपका जो जीनोमिक पोर्शन है उसका और आपका पॉलीसैकेराइड वाला पोर्शन है बहुत ही वी कैन से सेंसिटिव होता है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं। तो हम इसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हैं, या तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो माइल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर देती है और जिसको कि हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनेशन, इन सभी प्रोसेस में जो है आपको यहाँ पर भी जो है चेकिंग करना जरूरी। फिर उसको जो आपका फ्रैक्शनेशन के बाद में डेड वैक्सीन के लिए हम उसको फिनॉल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और कोई केमी अदर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिससे कि वो सेल्स प्रॉपर तरीके से किल्ड हो जाए, ग्रो ना करें ड्यूरिंग द आपका जो वैक्सीनेशन के बाद में। फिर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है कि जो आपने तैयार किया है लाइक डेड किल्ड्स और फ्रेगमेंट है, उनमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स को हम एड्सॉर्ब करा देते हैं। तो एड्सॉर्ब कराने से उनकी जो इम्यूनाइजेशन कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इम्यूनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए हम एड्सॉर्प्शन कराते हैं। फिर बल्किंग और ड्राइंग एंड फिलिंग, अगला जो स्टेप होता है उसको बल्क प्रोवाइड करना, मतलब कि उसको हम कई सारे अदर एडिटिव्स, जिसको कि हम डाइल्यूएंट्स बोलते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, उन चीजों को ऐड करके हम क्या करते हैं उसका बल्क एनहांस कर देते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर क्वांटिटी प्रिपेयर हो जाए। तो ड्राइंग के लिए हम वैक्सीन को हमेशा जो है फ्रीज ड्राइंग करते हैं। फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम उस टेम्परेचर में उसको गर्म करते हैं जो माइनस टेम्परेचर होगा आपका सब्लिमेशन टेम्परेचर उसके नीचे, जिससे कि आपका जो सब्सटेंस है वो डायरेक्ट आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या है, वैक्सीन को जो हम ड्राई है, हीट ड्राई मतलब उसको गर्म कभी नहीं कर सकते, अदरवाइज दैट विल डिस्ट्रॉय द उसकी जो एंटीजेनिसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर लेबलिंग एंड स्टोरेज, ड्राइंग के बाद में फिलिंग, यदि सिंगल डोज है तो उसको एम्प्यूल में फिल कर देते हैं और मल्टी डोज वैक्सीन है तो उसको हम वायल्स में फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद में सील, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें स्टर्लिटी एंड टॉक्सिसिटी टेस्ट प्रीवियसली जरूरी होता है करना, कि कोई भी उसमें टॉक्सिसिटी और स्टर्लिटी से रिलेटेड मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली इन सब चीजों के लिए एक एफिलिएशन होता है, विदाउट एफिलिएशन ये फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। लेबलिंग एंड स्टोरेज, लेबलिंग उसका स्टोरेज टेम्परेचर और जो भी जरूरी चीजें उसमें लेबलिंग के बाद में हम उनको स्टोर कर देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को जो है कूल लाइन हम बोलते हैं, चेन होती है, उसमें हम करते हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है। और वैक्सीन के लिए टेम्परेचर जो है स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया तो ध्यान रखना है। और स्टोरेज टेम्परेचर के अलावा इसमें एक इंडिकेशन होता है, डोंट फ्रीज, मतलब वैक्सीन को बहुत ज्यादा हमको फ्रीज नहीं करना है, उसको
ये नहीं। और ड्राइंग के लिए आपकी जो अवेलेबल वैक्सीन है वो सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और ड्राइड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी पर्पज से। तो उसको हम जब एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन सस्पेंशन फॉर्म में वाटर फॉर इंजेक्शन जो आपका है उसको यूटिलाइज करके बना सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट वी कैन से प्रिपरेशंस ऑफ वैक्सीन। अब यदि हम बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है, यदि हम बात करें वायरल वैक्सीन जो होती हैं किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, तो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी बॉडी के मैक्रोफेज होते हैं ये इसको एंगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेज की तरीके की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको कि मैक्रोफेज भी बोलते हैं, ये आपका एंटीजन, ये आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये टी हेल्पर सेल के पास में हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है, टी हेल्पर सेल के पास में उसको प्रेजेंट करती है, जिसको कि हम ये इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्रेस कर लेना। और यहाँ पर एक टी हेल्पर सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कि ये एंटीजन जो है इस टी हेल्पर सेल से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद में इस तरीके के लाइक केमिकल जिसको इंटरल्यूकिन हम बोलते हैं, कई तरीके के सीक्रेट होते हैं और उसके बेसिस पे फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होती है। और ये एंटीबॉडी जो जनरेट हुई फर्स्ट टाइम, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और वो उस तरीके से जो भी आपका वायरल एंटीजेनिक प्रोटीन था उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जो सेल्स बन जाती हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए एक मेमोरी सेल्स तैयार हो जाती है हमारी बॉडी में। मतलब कि वो सेल्स अब हमेशा के लिए आपकी इम्यून सेल्स वो बन गई और एज अ मेमोरी के तौर पे वो लाइक रहती हैं। वो अब लाइक रेगुलेट हो जाएंगी, अब कंटिन्यू नहीं बनेंगी। लेकिन फर्दर कभी फ्यूचर में यदि वो वायरस अटैक करता है तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बहुत तेजी से बनती हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और अल्टीमेटली हम इम्यूनिटी को जो है एनहांस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वैक्सीन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं और ये प्रोसेस इम्यूनाइजेशन की होती है। तो ये आपको जो है चैप्टर पूरा जो है वायरल वाला समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो सारे वीडियोस के अदर लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे बायोटेक्नोलॉजी और अदर लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और जिसको कि बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आप कुछ थ्योरी पोर्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो स्लाइड्स वगैरह से, बुक्स वगैरह से और ऐड कर सकते हैं। पर्पस इज दैट कि आपको ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएं और आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाए। और जब आप इस तरीके की कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन लिखते हैं तो अभी तक की जो स्टडीज कहती है अच्छे मार्क्स लाने की, तो उनमें जो है अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कुछ इस तरीके के प्रेजेंटेशंस की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा कोशिश करें फ्लो डायग्राम के साथ में आप थ्योरी लिखें और जो है प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें। क्रिएटिविटी आप आंसर में दिखाएंगे तो एक अच्छे मार्क्स हमेशा आएंगे। और आंसर इस तरीके से जब आप याद करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक भी याद रहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल और टॉक्सॉइड वैक्सीन के अलावा जब हम वायरल वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं तो लाइव सेल्स की जरूरत होती है। सेल टिश्यू कल्चर, वर्ड एम्ब्रियो और लाइव एनिमल कल्चर में हम इनको कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।